जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणी क्लासरूम में। जेई मेंस बहुत पास है और आई होप आप लोग जोरों शोरों से जेई मेंस की तैयारी में लगे हुए होंगे। बच्चों स्ट्रेस नहीं लेना ना, बिल्कुल भी ऐसे ना लगे आपको कि अभी जैसे क्या कि सडन डेट आया तो कुछ कुछ बच्चे प्रेशर में, अरे क्या हो गया, तो आपको प्रेशर नहीं लेना है। जेई मेंस इज गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। जेई मेंस में जितनी चीजें पूछ जाती है ऑलमोस्ट आप सबको आती है। वो सवाल बहुत हल्के लेवल के रहते हैं, वो सब हमें आता है। उसको लेकर अगर आप घबराने लग जाएंगे तो वो सवाल आपको मार देंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर विश्वास रखना है। भाई साहब हमने जो 2 साल तक मेहनत की है उसका फ्रूट हमें मिलेगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंस अपना मजबूत रखेंगे और एक बार चीजों को आप गो थ्रू कर लेंगे तो सवाल इजी है, आप कर पाएंगे। अगर आपने दिमाग में ये सेट कर दिया, लेट अज्यूम कि आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता, आपने दिमाग में बिठा दिया कि भाई मुझे थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता, जब जेईई मेंस का पेपर में जब आसान सवाल है फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है, अपने आप को समझाए रखना कि अपने पास थर्मोडायनेमिक्स आएगा और अपने समझ नहीं पड़ा हुआ तब भी अपने कोशिश करेंगे अपने कर दें, बिकॉज सवाल आसान रहते हैं। कुछ कुछ फॉर्मूले हमें पता होता है, हम उससे भी सवालों को तोड़ सकते हैं। तो बच्चों घबराना नहीं है, जितने भी टॉपिक जेईई एडवांस में ढंग से पढ़े हैं उनके जेईई मेंस के सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और आपको 100% देके भी नहीं आना है। तो आप कुछ 2-4 सवाल नहीं होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूं जेईई मेंस वाले जो टॉपिक जो सिर्फ जेईई मेंस से पूछ जाते हैं। उसमें पहले हम सबसे पहले कर रहे हैं आज हम बार मैग्नेट। तो ये सब छोटे छोटे हम कई वीडियोस आप इसमें देखेंगे, तो ये आप लोग देख लेंगे तो क्या नहीं इसका सवाल आ जाएगा तो हो जाएगा फटाक से। और जेईई मेंस में आपको पता है 4 नंबर कितनी अहमियत है। 4 नंबर मतलब अच्छी खासी रैंक। ठीक है बच्चों, तो टाइम खराब नहीं करते, आपका टाइम कीमती है, मेरा भी कीमती है। वही शुरू करते हैं फटाफट। बार मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेटिज्म के अंदर बार मैग्नेट वाले पार्ट की बात करते हैं। बार मैग्नेट सिंपल। अगर मुझसे कोई पूछे भाई साहब मैग्नेटिज्म, तो मैं 10वीं से पहले जो मुझे मैग्नेटिज्म में पता था वो बार मैग्नेट ही पता थी। तो आइए देखते हैं उसमें कैसे होते हैं। एक बार मैग्नेट के बच्चों 2 पोल होते हैं, एक पोल का नाम होता है नॉर्थ पोल और एक पोल का नाम क्या होता है आपके पास साउथ पोल होता है। तो आप इसको क्या कीजिए, आप इस वाले चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिंक कर लो, इस वाले टॉपिक किससे लिंक कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल वो किससे लिंक होगा, प्लस क्यू चार्ज से। अरे समझ में आ रहा है। और अगर आप बात करेंगे साउथ पोल की, तो साउथ पोल को आप किससे कर लीजिए, माइनस क्यू चार्ज से। मतलब जो चीजें यहां पे प्लस क्यू की थी वैसे यहां पे नॉर्थ पोल काम करेगा, जैसे यहां पे माइनस क्यू चार्ज काम कर रहा था वहां पे वो यहां पे साउथ पोल काम करेगा। तो आप दोनों के बीच में एक ब्रिज बना लीजिए। समझ में आ रहा है बात। कभी आप यहां पे फंसे तो आप इसको घुमा के वहां पे लेके चले जाइएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर। नॉर्थ पोल किससे लिंक करना है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। साउथ पोल किससे लिंक करना है, नेगेटिव चार्ज से। और पहले जनता नॉर्थ पोल को जानती है। मतलब आपसे पूछो नॉर्थ और साउथ में से कौन सा ज्यादा अपना है, तो दुनिया बोली सर नॉर्थ पोल, मुझे फील आता है। तो नॉर्थ पोल। और मैं पूछूं चार्ज में कौन सा अपना है, तो आप बोलेंगे प्लस क्यू चार्ज। तो समझ में आ रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अगर मान लीजिए आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक सिर्फ नॉर्थ पोल को रखा, जो कि संभव नहीं है बिकॉज मोनोपोल एग्जिस्ट करते नहीं है। बार मैग्नेट में हमेशा क्या होते हैं बच्चों, डाइपोल होते हैं। पर मान लेते हैं कि अगर सिर्फ नॉर्थ पोल होता। अच्छा ठीक है। अब देखिए इन पोल्स की कुछ कुछ स्ट्रेंथ होती है, पहले इसको थोड़ा एक और चर्चा कर लेते हैं। हर एक की पोल स्ट्रेंथ होती है। जैसे आप कैसे बोलेंगे सर कोई बार मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो आप बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ से। किससे बोलेंगे बच्चों, पोल स्ट्रेंथ से। कोई मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होती है तो आपने देखा वो जल्दी चिपकती है, मजबूती से चिपकती है, आप उतारते हैं तो ज्यादा जोर आता है। तो जो मैग्नेट आपका स्ट्रॉन्ग होती है उसका पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा। जो मैग्नेट वीक होती है उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो यहां पे इसको एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एम से। और एम क्या है आपके पास, एम है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब इसके, ये मोनोपोल्स है ना आपके पास में, ये अपने आप में एक मोनोपोल है, अपने आप में एक मोनोपोल है। तो इनकी पोल की जो स्ट्रेंथ है उसे कैसे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। ठीक है सर। जिसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट आपके पास होती है दैट इज एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। ठीक है। ये यूनिट क्यों होती है ये भी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। ठीक है। अब यहां पे आते हैं। अगर मान लीजिए आपने मैग्नेटिक फील्ड के सिर्फ नॉर्थ पोल को रखा तो उस पे किस तरफ फोर्स आएगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ कुछ एम मान लेता हूं, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आप क्या बोलेंगे सर, नॉर्थ पोल को किससे इंटरलिंक करना है, पॉजिटिव चार्ज को। अब आप याद कीजिए अगर हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। सिमिलरली यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दैट इज एम बी। ये जो पोल है ना, पोल स्ट्रेंथ यहां पे क्यू से लिंक होता है। पोल स्ट्रेंथ किससे लिंक होता है, क्यू से। जैसे यहां पे चार्ज ज्यादा होता तो वो बड़ा चार्ज होता। सिमिलरली यहां पे अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी। क्लियर। सिमिलरली अगर आपके पास में ऐसा हो, यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बी, यहां पे ऐसे आपके पास में साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ कैसी है, एम। ठीक है। अब इस पे फोर्स पूछे तो किस तरफ रहेगा, तो आप इसको नेगेटिव चार्ज से लिंक करेंगे। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फोर्स कुछ ऐसा रहेगा, दैट इज एम मल्टीप्लाई बी। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ समझ में आ गया, क्या यूनिट होती है, एम्पियर मीटर। क्या चीज पोल स्ट्रेंथ से क्या डिसाइड होगा कि आपकी मैंने स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है। मैग्नेटिक अगर आपने नॉर्थ पोल को रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, साउथ पोल को रखा तो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स सकता है। हमने मोनोपोल बनाए हैं पर मोनोपोल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा क्या रहते हैं आपके पास, डाइपोल रहते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा लूप बनाती है बच्चों, क्लोज लूप। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप।
क्लोज लूप। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आइए ये हमने हो गया। अब हम बात करते हैं डाइपोल की, कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बाहर मैग्नेट का। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, अगेन सर ये चीज नहीं है हमारे लिए, तो नहीं है तो घबराना नहीं है। किससे लिंक करना है इसको, ऐसे लिंक करना। आइए करके दिखाता हूं मैं आपको। आपने एक बार मैग्नेट माना, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे इसका साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m है तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m है। तो कुछ लोग इसको -m से लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। -m मतलब बता देगा साउथ पोल है, +m मतलब नॉर्थ पोल है। और दोनों mm लिखे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो नोटेशन है आपके पास, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तो मैंने बोला मुझे नहीं पता। अगर नहीं पता तो एक काम करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पास चलो, उसको बोलो यार इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पता है। मैंने बोला हाँ, क्या होता है, दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई D वेक्टर। ऐसे ही था, तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा। Q की बजाय बच्चों क्या आएगा, M आएगा, और यहां पे क्या आएगा आपके पास में D, और ये D क्या है आपके पास, ये डिस्टेंस, D इज दिस डिस्टेंस, और ये किसके बराबर होगा, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और ये है आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसको कैपिटल M से नोट कर रहे हैं। किससे, कैपिटल M से। कैपिटल M से बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, स्मॉल m से पोल स्ट्रेंथ, और ये डिस्टेंस हो गया आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया। अच्छा डायरेक्शन बताइए सर, यहां पे डायरेक्शन कहां से कहां पे थी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है बच्चों, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बोलूंगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल कहां से कहां तक बताओ, कौन से पोल से कौन से पोल से, यहां पे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसके जैसा, साउथ पोल के जैसा, पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल के जैसा। तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज साउथ पोल टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो अगर मैं आपको ये बोलूं, यहां पे ऐसे एक बार मैग्नेट रखा है आपने, साउथ, यहां पे उसका ऐसे नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ होगा, तो ऐसा होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। बात समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, डायरेक्शन क्लियर है, ये वाली बात भी क्लियर है। अच्छा अब एक और चीज की बात करते हैं। एक्चुअली आपके पास में जो ये D है वो आपके पास में जियोमेट्रिक लेंथ है। सर क्या बात कर रहे हैं, क्या चर्चा करना चाह रहे हैं, तो पहले आप इसको छाप लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, फिर अपने आगे बढ़ेंगे इस पे, ठीक है। देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए यहां पे दो लेंथ होती है, एक तो होती है आपके पास में जियोमेट्रिक लेंथ, जियोमेट्रिक लेंथ, और एक होती है जियोमैग्नेटिक लेंथ, जियोमैग्नेटिक लेंथ। सर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, देखिए एक्चुअल में आपको जैसे ये एक बार मैग्नेट है, यहां पे ऐसे बार मैग्नेट है, इसकी लेंथ मान लीजिए कुछ आपके पास में LG है। LG क्या होगा, पूरी लेंथ होगी जो एक्चुअल लेंथ है आपके पास में, ठीक है। पर एक्चुअली पोल्स हमें लगते हैं, पोल्स बिल्कुल एंड पे लाई करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। पोल्स कहां पे लाई करते हैं, थोड़े से अंदर लाई करते हैं बार मैग्नेट के। अगर मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल बिल्कुल एंड पे नहीं होगा, नॉर्थ पोल कहां थोड़ा सा अंदर होगा, साउथ पोल भी थोड़ा सा अंदर होगा। तो आप ये वाली बात समझ लीजिए कि जो पोल्स है वो थोड़ा सा अंदर लाई करते हैं। पोल्स lies slightly inside the ends। तो एक्चुअली क्या होता है, नॉर्थ पोल कुछ यहां पे ना हो कि यहां पे होता है आपके पास में, यहां पे कुछ साउथ पोल हो गया, यहां पे कुछ नॉर्थ पोल हो गया। तो इन पोल्स के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, इन पोल्स के बीच में, दैट डिस्टेंस इज नेम्ड एज मैग्नेटिक। क्लियर। और अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट लिखना है तो आपको मैग्नेटिक लेंथ लेनी चाहिए, जियोमेट्रिक लेंथ है वो नहीं लेनी चाहिए, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो नहीं लेनी, कौन सी जियोमैग्नेटिक लेंथ लेनी है। क्लियर। अब इसका से कैसे पता लगेगा कितनी जियोमैग्नेटिक है कितनी है, तो इनका रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो है, दैट इज मैग्नेटिक लेंथ डिवाइड बाय जियोमैग्नेटिक लेंथ। इसका रेशियो था 0.84। कितना था बच्चों, 0.84। किसका रेशियो, जियोमैग्नेटिक जो आपके पास में लेंथ है, जियोमैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट्स के पोल्स के बीच जो डिस्टेंस है, डिवाइड बाय जो आपके पास में जियोमेट्रिक लेंथ, एक्चुअल लेंथ है, उनका जो रेशियो है आपके पास, वो रेशियो कितना आता है आपके पास, 0.84। क्लियर है बच्चों, इतना छापिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने पोल स्ट्रेंथ की बात कर ली, हमें समझ में आ गया नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स सकता है, साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन फोर्स सकता है। फिर आपने देखा वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना, दैट इज M मल्टीप्लाई D, डायरेक्शन कहां से कहां पे, साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे एक ये बार मैग्नेट है, ऐसे आपने रख दिया, दो पोल बना दिए, दिस पोल इज साउथ पोल, दिस पोल इज नॉर्थ पोल। जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट आप लिखेंगे दैट विल बी स्मॉल m मल्टीप्लाई D। देखिए तो कुछ ना बोले आपको मैग्नेटिक लेंथ के बाद, सिर्फ ये बोलते कि लेंथ आपको सवाल में गिवन हो, कुछ कोई लेंथ ना, सिर्फ नाम बोला, सिर्फ बोला कि दिस इज लेंथ, तो आपको वो लेंथ मैग्नेटिक लेंथ मान के चलनी है।
जैसे सवाल में स्पेसिफिकली मेंशन ना करें ना कि ये आपके पास में जियोमेट्रिक लेंथ है कि मैग्नेटिक लेंथ है, तो कुछ ना बोले तो आप उसको मैग्नेटिक लेंथ मान लीजिएगा, नहीं तो फिर ऑप्शन में थोड़ा देख लीजिएगा। पर मोस्टली केस में यही होता है कि जो लेंथ गिवन होती है लोग उसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वो आपको मैग्नेटिक लेंथ की तरह ही गिवन होती है। क्लियर? तो ऐसा ना हो कि आपको लेंथ गिवन हो फिर आप उससे मैग्नेटिक लेंथ निकालें, जब तक सवाल में गिवन ना हो तब तक मत कीजिएगा ऐसा, नहीं तो फिर ऑप्शन थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों? सीधा ऐसा ना तो लेंथ गिवन आपने पहले मैग्नेटिक निकाली, पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो उसमें क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा तो आप उसी को मैग्नेटिक लेंथ मान के प्रोसीड कर लीजिए, तो ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। अब ये सारी बात होगी, इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी होगी। अब आप याद कीजिए, अच्छा इसकी यूनिट अगर मैं बात करूं, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बता सकते हैं मुझे? तो आप बोलेंगे सर पोस्ट स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर, और ये और मीटर जुड़ जाएगा, तो कितने आ जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये कितनी आएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये कहीं से रिजेंबल कर रही है, अगर आपको याद हो, आपने जब जेई वाला पढ़ा था, जेई वाला क्वेश्चन जब आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा वहां पे हमने बात की थी एक, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज एनआईए, मैग्नेटिक मूवमेंट एनआईए, वो और ये सेम मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, पर ये बार मैग्नेट का है, वो करंट कैरिंग लूप का होता है, पर दोनों चीज सेम है, इसमें दोनों की यूनिट सेम है। वहां पे एनआईए है दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी एम्पियर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? वो वाला मैग्नेटिक मूवमेंट और ये वाला मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होता है, पर वो करंट कैरिंग लूप का होता है और ये बार मैग्नेट का होता है, और दोनों में रिलेशन भी है, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अच्छा, अब आपसे मैं ये पूछूं कि यहां पे ऐसे एक पोजीशन मान लेता हूं इसी एक्सिस पे, आप याद कीजिए जब आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाया गया था, तो उसके बाद में ये पढ़ाया गया कि एक्सियल पोजीशन पे कितना EFI आता है और इक्वेटोरियल पे कितना आता है। सेम केस यहां पे हम पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं इस वाली पोजीशन का, तो इसका नाम क्या होता है बच्चों? एक्सियल पोजीशन। क्या नाम है बच्चों इसका? एक्सियल पोजीशन, जो वहां पे था, या फिर लोग इसको एंड ऑन भी बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन। ये दो नाम हो सकते हैं, एंड ऑन भी बोल सकता है, एक्सियल भी बोल सकता है। ठीक है, मैं पूछूं बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, यहां से कोई डिस्टेंस x है और ये x वेरी लार्ज है आपके पास, आपसे पूछा कि बताइए इस O पॉइंट पे कितना, तो आप क्या बोलेंगे सर? B जो आएगा दैट इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक में था 2kp डिवाइड बाय r क्यूब, 2kp डिवाइड बाय r क्यूब, सेम यहां पे आएगा 2 k की जगह कितना आएगा, वहां पे k होता है, यहां पे k नहीं होता, k की जगह यहां पे कितना होता है? µ/4 पाई, 2k P वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यहां पे मैग्नेटिक आएगा, डिवाइड बाय r क्यूब, तो कितना आएगा? x क्यूब। ये पोस्ट स्ट्रेंथ नहीं है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। बात समझ में आ गई? 2kp डिवाइड बाय r क्यूब, 2k की जगह क्या लिखा? µ/4 पाई, p की जगह m डिवाइड बाय x क्यूब। अच्छा, डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे? तो आप वहां पे याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसी की डायरेक्शन में ही EFI आया करता था। तो यहां पे भी जो एक्सियल पोजीशन में जिस तरफ आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है वही डायरेक्शन आएगी, तो क्या लिखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम एज, डायरेक्शन सेम एज मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अगर मैं पूछूं बताओ यहां पे किस तरफ होगा, अगर आप इसके इस तरफ देखें यहां पे, तो यहां पे भी सर इसी तरफ होगा, वही फॉर्मूला, क्योंकि ये पूरी क्या है आपके पास? एक्सियल पोजीशन है। क्लियर? ये हो गया एक्सियल एंड एड ऑन पोजीशन। सेकंड पोजीशन का नाम आपके पास में, इसको आप बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर इसका दूसरा नाम यहां पे ब्रॉड साइड पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन, दोनों में से कोई भी नाम दिया हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर यहां पे एक बार मैग्नेट है आपके पास, सेम यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल। ठीक है, कौन सी पोजीशन होती है? परपेंडिकुलर वाले को बोलते हैं आप। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, आपने बना दिया। ये डिस्टेंस कितनी है? x, तो बताइए कितना आएगा? इस वाले पॉइंट का नाम P मान लेता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? MFI दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। वो क्या फॉर्मूला था वहां पे याद है? दैट इज kp बाय r क्यूब। इक्वेटोरियल पे कितना था बच्चों? kp बाय r क्यूब। तो k की जगह कितना है? k की जगह है µ/4 पाई, p की जगह कितना आएगा? m डिवाइड बाय r क्यूब, kp डिवाइड बाय r क्यूब। r की जगह क्या लिख दो आप? x लिख दो। समझ में आ गया? अच्छा, डायरेक्शन बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायरेक्शन थी, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पे क्या होगा? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या लिखेंगे? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर? ठीक है सर, ये दो स्पेसिफिक पोजीशन होगी आपके इसमें, एक इक्वेटोरियल और एक्सियल। मान लीजिए कभी कोई आर्बिट्रेरी शेप पोजीशन होगा, आर्बिट्रेरी शेप पोजीशन, तो ये वाली इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्बिट्रेरी में अगर पूछेगा, मान लीजिए इस वाले पॉइंट में पूछ रहा है, यहां पे बताओ ये वाला एंगल कुछ थीटा है, ये दूरी कुछ x है, यहां क्या निकाल रहे हैं? MFI एट आर्बिट्रेरी पोजीशन, एट आर्बिट्रेरी पोजीशन। निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। यहां पे इसका कुछ साउथ पोल मान लो, ये नॉर्थ पोल मान लो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आया? कुछ ऐसा आएगा।
बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसे कंपोनेंट ब्रेक कर लो m के। तो आप बोलेंगे सर इस वाले पॉइंट पे निकालना है, इसकी दूरी कुछ m है, इस m के कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, दो कंपोनेंट बनेंगे। एक इसकी लाइन के अलोंग तोड़ दो, ये है ना आपके पास में m, एक इस लाइन के अलोंग, ये कितना बन जाएगा m cos थीटा, और एक इस तरफ दैट इज m sin थीटा। क्योंकि आपके पास जो मैटी डाइपोल मोमेंट था वो वेक्टर क्वांटिटीज के दो कंपोनेंट तोड़ दिए। तो इस वाले, अगर आप बात करेंगे इस वाले डाइपोल के लिए, ये कैसी पोजीशन है, इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल पोजीशन है। तो इसकी वजह से आप क्या लिखेंगे, इस तरफ आएगा 2kp/r³, 2kp की जगह कितना आएगा m cos थीटा डिवाइड बाय x³, इस तरफ। और अगर आप इसके लिए बात करें सर, इसके लिए कैसी पोजीशन है, इसके लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो किस तरफ आएगा आपके पास, नीचे की तरफ आएगा। ऐसे इसको ऊपर बना देता हूं, दैट इज 2kp की जगह m cos थीटा है डिवाइड बाय x³, ये तो आगे इसकी वजह से। और इसकी वजह से देखेंगे तो किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इस वाले के लिए ये कैसी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। उसके लिए कितना है 2 दैट इज kp/r³ ना, kp की जगह m sin थीटा और डिवाइड बाय r³। फिर आप दोनों का वेक्टर एडिशन कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये सेम चीज है, बस आपको लिंकेज समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले डाइपोल इसके बीच में। तो रिजल्ट तो वैसे ही हैं जो वहां पे सेम थे। ठीक है बच्चों, इतना छापिए, फिर आगे बात करेंगे। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक बार मैग्नेट को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। सर टॉर्क की बात करें, फोर्स की बात क्यों नहीं कर रहे? फोर्स की बात इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज फोर्स जीरो होगा। सर कैसे जीरो होगा? मान लीजिए यहाँ पे एक बार मैग्नेट है आपके पास, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है, इसको आपने ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा, तो इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा दैट इज एम बी, सॉरी इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा एम बी इस तरफ, और इस पे इस तरफ लग रहा होगा, तो एफ नेट देखिए जीरो है क्योंकि इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में। पर टॉर्क आ जाएगा आपके पास, जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है वो भी हमने वहीं से उठाया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था। वहां पर टॉर्क साइड इज पी क्रॉस ई, तो यहाँ पे बच्चों कितना है टॉर्क, दैट इज एम क्रॉस बी। क्लियर? ये टॉर्क एम क्रॉस बी। या तो आप डायरेक्शन एम क्रॉस बी से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो उससे बड़े ये है कि आप फोर्स की डायरेक्शन देख लीजिए, ऐसे लग रहा है फोर्स मतलब ऐसे घूमेगा इस वाले केस में। यदि आप चाहें तो इससे भी चेक कर सकते हैं, दैट इज एम क्रॉस बी से आप चेक कर लीजिए, उससे भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। पर आप बेहद ज्यादा फिजिकल ये देखते हैं कि आप फोर्स की डायरेक्शन बना लो, फिर देख लो कैसे घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड कर पाएंगे इसको। यहाँ पे अगर आप एंगल देखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट और इसमें कैसा आएगा, तो ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये वाला एंगल बनेगा आपके पास। क्लियर? आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, आगे तो काम हो जाएगा। डन। अब अगर आप बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कंसेप्ट है? मान लीजिए अब आपने इसको ऐसे छोड़ा तब घूमेगा, घूम के आएगा तो कोई एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में जाके रुकेगा या फिर मूव करेगा। जैसे ये घूम के ऐसे स्ट्रेट हो गया, ऐसे हो गया, जैसे ये अभी ऐसे घूमा और ऐसे घूमे, कुछ ऐसे हो गया। जब ऐसे हुआ तो कुछ ना कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी कहां से आई? तो आप बोलेंगे सर इनिशियली कुछ एनर्जी एसोसिएटेड थी, वो एनर्जी में कुछ चेंज आया, तो वो एनर्जी को क्या नाम दे रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं। सही बात नहीं है यहाँ पे बोलना, पर ठीक है, प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक बैठ जाता है। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो भी वहीं से कॉपी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वहां पे था -P.E और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, -M.B। क्लियर है? ठीक। मैं कुछ स्पेसिफिक आपके साथ ओरिएंटेशंस बना रहा हूं, आप मुझे बताइएगा इसमें टॉर्क कितना है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। जैसे मान लीजिए ऐसा है आपके पास, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा। फिर एक ओरिएंटेशन ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ साउथ पोल है, यहाँ पे कुछ नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा। एक ओरिएंटेशन आपने ये वाला बनाया, यहाँ पे कुछ ऐसे बार मैग्नेट को रखा, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा। अब तीनों कैसे बताइए, टॉर्क कितना आ रहा है आपके पास और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, ये फटाफट निकाल के बता सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ m मान लीजिएगा, तो यहाँ पे टॉर्क लिखेंगे पहले वाले केस के लिए, तो टॉर्क कितना है, m क्रॉस b होता है, तो m कैसा है, ऐसा है, m कुछ ऐसा है, b भी ऐसा है, तो टॉर्क कितना देगा, m क्रॉस b, तो एंगल कितना है, 0, तो खत्म होगी बात। यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, टॉर्क की बात करेंगे तो कितना आएगा, m क्रॉस b, अगेन ये टॉर्क 0 हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो थीटा है आपके पास, थीटा कितना है, 180 डिग्री है। यहाँ पे जो थीटा था वो कितना था आपके पास, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क की बात करेंगे तो m क्रॉस b दैट इज 90 डिग्री, दैट इज mb, बिकॉज थीटा कितना है आपके पास, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, फॉर्मूला आता है -m.b, तो कितना आ जाएगा, -mb। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, -m.b, कितना आ जाएगा, +mb। यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा माइनस m डॉट b, तो ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी 0, बिकॉज थीटा कितना है 90 डिग्री। तो इस वाले केस में जो एनर्जी आती है वो मिनिमम है, ये सब क्योंकि यहाँ ये होगा mb cos थीटा। जब आप बात करेंगे मिनिमम एनर्जी की, जब आप बात करेंगे मिनिमम एनर्जी की, तो मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, बिकॉज ये टर्म को नेगेटिव में करना है। तो ये सबसे कम एनर्जी का केस है, मतलब ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस केस इज कोरस्पॉन्डिंग टू, दिस इज केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप देख लीजिए, आप थोड़ा सा टर्न कीजिए, वापस घूम के वहीं पे आ जाएगा। आप थोड़ा सा को डिस्प्लेस कीजिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ऊपर वाले पे इधर रहेगा, नीचे वाले पे वापस घूम कैसे आ जाएगा। क्लियर। इसमें एक एनर्जी मैक्सिमम है, जैसे केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम याद कीजिए, इक्विलिब्रियम में टाउ नेट और एफ नेट जीरो होते हैं। इन दोनों केस में एफ नेट तो सब में जीरो है, बिकॉज आपने यूनिफॉर्मिटी फील्ड में रखा है, नेट फोर्स तो जीरो याद है, पर नेट टॉर्क भी इन दोनों केसेस में जीरो है। तो या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या फिर अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल। तो आपको समझ में आया, इसको डिस्प्लेस करें तो वापस यहाँ पे आ रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और एनर्जी भी इस बात को बता रहा है, बिकॉज स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी मिनिमम होती है। ये वाला केस कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज इसमें एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम। और आप देखिए थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे पूरा घूम जाएगा ऐसे, और ये वाला केस आ गया। ठीक है। अब इससे क्या क्या हो सकता है, इस वाले केस से आपसे पूछ सकता है कि किसी एक मैग्नेट को गिवन एंगल से 60 डिग्री घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप देख लेंगे इनिशियल पोटेंशियल निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल निकालेंगे। वर्क डन एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। तो कभी बच्चों से पूछे वर्क डन एक्सटर्नल कितना होगा, तो इनिशियल पोटेंशियल निकालना, फाइनल निकालना, फिर डेल्टा यू लिख लेना। क्लियर। या फिर आपसे पूछे बताइए ओमेगा कितना होगा, ओमेगा पूछे किसी इंस्टेंट पे, तो आप क्या करेंगे, आप मतलब वर्क थ्योरम लगा देना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वहां से करेंगे तो फटाफट आपको जवाब इसके मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों, ये छाप लीजिए। बच्चों आइए आपको कुछ वैरायटी दिखाया था प्रॉब्लम्स की बार मैट की, जो मोस्टली कैसे पूछी जा सकती है। एक केस तो पूछा जा सकता है आपके पास कि यहाँ पे ऐसे बार मैग्नेट था, आपके पास में नीचे रखा हुआ, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था। आपको बोला गया कि इसको थीटा इज इक्वल 60 डिग्री टर्न करने में कितना एंगल, मतलब इस वाले केस से ये वाला केस बनाने में, ये वाला केस बना दिया आपने, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा हो गया। इसे पूछा गया वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना, वो नहीं पूछ लेगा आपसे। तो ये तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें इनिशियल पोटेंशियल लिख लो, कितना लिखेगा माइनस एम बी, इसके फाइनल लिख ले, दैट इज माइनस एम बी बाई 2। क्लियर। तो डेल्टा यू कितना आ गया तेरे पास, डेल्टा यू आ गया एम बी बाई 2, तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ गया। एक वैरायटी ये पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि इनिशियली कुछ ऐसा था, इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक मूवमेंट था, ये वाला एंगल था इनिशियल 60, और फाइनल कुछ ऐसा बन गया, ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया आपके पास और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो तुझसे पूछा गया कि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है। तुझसे पूछा गया कि इस वाले केस से इस वाले केस से बनेगा तो ओमेगा कितना आएगा, तो कर पाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम पी बाई 2 इस वाले केस की। फाइनल दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई क्या इसका, इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल दैट इज माइनस एम बी। तो यहाँ से क्या लिखेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाई 2, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। क्लियर। एक और आ सकता है भाई साहब कि ऐसे चम कर रहा है, यहाँ पे इसको रखा, ये ऐसे मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ऐसा है, ये ऐसे बी है, इसको स्लाइटली रोटेट करें तो क्या करेगा, ऐसे चम करेगा। क्यों ऐसे चम करेगा, बिकॉज टॉर्क क्या आता है, टॉर्क आता है एम बी साइन थीटा। फॉर स्मॉल थीटा अगर आप देखेंगे, फॉर स्मॉल थीटा टाउ कितना बन जाएगा, एम बी थीटा। तो ये किसकी इक्वेशन है आपके पास में, एसएचएम की इक्वेशन है। इसको क्या लिख सकते हैं, एम बी थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहां से जो तेरे पास अल्फा आएगा दैट इज एम बी बाय आई थीटा, तो मेरा कितना होगा, रूट एम बी बाय आई। तो यहाँ से टाइम पीरियड वाइड पीरियड की बात कर सकता है, यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर पाएंगे। ये 3 वैरायटी के सवाल आपको इसमें देखने को मिलते हैं। आप कैसे भी आए तो फोड़ दीजिएगा, रगड़ दीजिएगा, सिंपल सवाल है। अगर आपको सेट पता है तो फंसेंगे नहीं। बच्चों अभी हम बात करते हैं एक ऐसे कंसेप्ट की, ये एक्चुअली जेई मेंस के साथ साथ जेई एडवांस से पूछा जा सकता है, पर इसका जो सवाल बनता है वो बेहतरीन सवाल बनता है। अगर आपने कंसेप्ट पिक कर लिया कि भाई साहब उसको इस तरीके से करना है जो हम बात करेंगे, तब तो ठीक है, पर अगर आपको वो नहीं चमकाना, सवाल आपसे हिलेगा ही नहीं। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कभी 2 लूप्स के जो फोर्स निकालना है वो सब चीजें करनी है, तो आपको कई बार हवा ही नहीं लगेगी देख के भाई साहब ये कैसे होगा। और कभी हवा ना लगे तो आप ट्राई कर लीजिए, शायद ये वाला मेथड उसमें काम कर जाए। ये क्या बोलते हैं सुनिए, ये ऐसे बोलते हैं जैसे मान लीजिए करंट कैरिंग लूप है आपके पास, यहाँ पे ऐसे करंट कैरिंग लूप है। करंट कैसे हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। तो कैसे घूम रहा है करंट, ऐसे घूम रहा है, यहाँ से बाहर यहाँ से अंदर, ऐसे जा रहा है। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार इसकी वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस वाले पॉइंट के ऊपर इसकी दूरी कुछ एक्स मान लेता हूं, और ये रेडियस कितनी है आपके पास आर है, तो आप बोलेंगे सर रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है।
ठीक है, पहले डायरेक्शन बताओ एक बार। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है सर, जहां पे सेंटर पे डायरेक्शन होगी वही पूरे एक्सिस पे होती है। तो सेंटर पे कैसे चेक करते हैं, ऐसे करंट घूम रहा है तो सेंटर पे राइट हैंड थंब रूल से राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया, थंब इस तरफ आ रहा है, तो सेंटर पे इस तरफ आ रहा है, तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ आएगा, यहाँ पे भी इस तरफ आएगा, यहाँ पे भी इस तरफ आएगा और यहाँ पे भी इस तरफ आएगा। और ये अपने आप में अजीब बात है, वो इससे पहले ऐसा रहता है इस तरफ अगर एक डायरेक्शन में आया तो उस वाली साइड में अपोजिट डायरेक्शन में आया करता, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिस तरह जहां पे सेंटर पे आया उसी सेम डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे आएगा एक्सिस पे, आप चाहे किसी भी साइड क्यों ना हो। ठीक है, अब रिंग के एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, तो वो कितनी आएगी, मुझे एक्सप्रेशन ऐसे याद है, म्यू नॉट I बाई 2r साइन क्यूब थीटा। सर थीटा क्या होता है, थीटा बच्चों ये वाला एंगल होता है, क्लियर। अच्छा इसको थोड़ा पुट करके देखते हैं, तो ये बन गया म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2r साइन क्यूब थीटा कितना होगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना हो गया r क्यूब, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा बन गया एक्सप्रेशन। इस r ने इसको मार दिया तो ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है बच्चों, अभी हम उस चीज की बात कर रहे हैं जिसके लिए इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं, करंट कैरिंग लूप को आप बार मैट से रिप्लेस कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, बिकॉज बार मैट अगर आपको पता है ना कि ये करंट कैरिंग लूप एक बार मैट है, तो बार मैट की वजह से आपको हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालना या फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है। एक्सियल, इक्वेटोरियल, आर्बिट्रेरी सब क्वेश्चंस पे आता है, पर इस लूप की वजह से सिर्फ सेंटर पे या फिर एक्सिस पे ही पता है। क्लियर, तो आपको ज्यादा फ्रीडम मिल जाएगी अगर आप इस करंट कैरिंग लूप को किस में कन्वर्ट कर सके, बार मैट में। तो उसकी क्या कंडीशन है, कब कर सकते देखिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वी कैन रिप्लेस करंट कैरिंग लूप बाय बार मैग्नेट। कब कब कर सकते हैं, पहली बात, इफ वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर। मतलब अगर आपको कभी बात हो कि फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कब, जब x बहुत बड़ा हो तब आप बार मैट से रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड, while replacing magnetic moment of both should be same in magnitude and direction। मतलब अगर आप ये ऐसा कर रहे हैं तो ये करते वक्त आपके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। मैं वो करके दिखाता हूँ, देखिए आप इसको बार मैग्नेट से रिप्लेस कर दीजिए, ऐसे बार मैग्नेट से। अच्छा, तो मैंने बोला कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होना चाहिए, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होना चाहिए। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है आपके पास, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हम म्यू से लिखते थे, और कितना, दैट इज NIA, तो मैंने लिखा I मल्टीप्लाई एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन कैसी है, तो जैसे करंट का सेंस जो राइट हैंड थंब रूल से आता था वही मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों से किस तरफ है, इस तरफ है, तो आपने म्यू बना दिया। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए m, वो भी कितना होना चाहिए आपके पास, इट इज I मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। ठीक है, आपसे अगर बोलूं यहाँ पे किसी x पॉइंट की, x दूरी के ऊपर एक पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, सर इसके लिए कैसी पोजीशन है, इस वाली बार मैग्नेट के लिए एक्सियल पोजीशन है। तो क्या फॉर्मूला आएगा आपका, 2 k की जगह म्यू बाय 4 पाई, p की जगह कितना I 2 kp डिवाइड बाय r क्यूब, r की जगह कितना आएगा, x क्यूब आएगा। यहाँ पे साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे 2 आ गया, कितना रिजल्ट आया आपके पास, दैट इज म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइड बाय 2x क्यूब। यहाँ पे देखिए सेम आ रहा है क्या। अगर हम बात करें इफ x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, म्यू नॉट I r स्क्वायर, x बहुत बड़ा एज कंपेयर टू r स्क्वायर, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो कितना बन जाएगा 2x क्यूब। ये देखिए, ये और ये दो रिजल्ट मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मैच कर रहे हैं। तो आप एक करंट कैरिंग लूप को बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या क्या, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, वो तभी रिप्लेस कीजिएगा जब आपको किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड या फिर फोर्स वगैरह निकालना हो, तो उस पॉइंट की जो दूरी है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, एक्स शुड बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, जब आप रिप्लेस करें तो रिप्लेस करते हुए क्या क्या नहीं बदलना चाहिए आपके पास, मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, जैसे इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वही बार मैग्नेट का होना चाहिए, और डायरेक्शन ये नहीं बदलनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ थी, तो हमने इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे लेंगे बच्चों, ऐसे लेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ। अब आप यहां से देख सकते थे, अगर ये बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पे MFI किस तरफ आता है बच्चों, इस तरफ आता है। क्लियर है, चमक की बात, फटाफट छाप लीजिए बच्चों। मान लीजिए हम इसको एक सवाल की तरह कंसीडर करें, मैं बोल रहा हूं एक सोलेनोइड है, आप बताइए इसके इक्विवेलेंट जो बार मैग्नेट बनेगा वो कैसा बनेगा, इसके इक्विवेलेंट जो बार मैग्नेट बनेगा वो कैसा बनेगा, फटाफट बताइए आप मुझे। तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले से डायरेक्शन चेक करते हैं, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा है, करंट यहां
डॉट मतलब बाहर से निकल रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, बाहर ऐसे निकल रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है बच्चों? इस तरफ है। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, तो इस बार मैग्नेट का भी ऐसा होना चाहिए। और अगर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे करना है तो यहाँ पे कैसा पोल? साउथ पोल, यहाँ पे कैसा? नॉर्थ पोल। ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखेंगे? इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, दैट इज N I और A। ये N हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कुछ N है तो कितना हो जाएगा? NL और I, और इसकी रेडियस कुछ R मान लो तो कितना बचेगा? पाई R स्क्वायर। तो इसका भी जो मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए दैट इज NL I पाई R स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब आपको मान लीजिए बोला जाता है कि सोलेनोइड की वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट है, वहां पे MFI निकालो, तो आप इसको बार मैग्नेट मान लिया, अब आप प्रोसीड कर लो, उसके लिए आर्बिट्री पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए ये सवाल कभी ऐसा रहे आपके पास, ऐसे दो कॉइल्स है आपके पास, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे ऐसे कुछ डॉट है और यहाँ पे कुछ क्रॉस है। आपसे बोला गया बताइए दोनों लूप्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? आप इसको नहीं कर सकते भाई साहब, नॉर्मल तरीके से करना बहुत दिक्कत है। आप इसको किससे रिप्लेस कर दीजिए? बार मैग्नेट से, तो आप कर पाएंगे। कैसे करेंगे? आप बोलेंगे सर इसको कैसे मैग्नेट माने, कहां पे नॉर्थ कहां पे साउथ? इसको भी एक बार मैग्नेट मान सकते हैं, इसको बार मैग्नेट मान सकते हैं, मान के बताइए कैसे मानेंगे? तो सर इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए, यहाँ पे साउथ होना चाहिए, तभी ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा होना चाहिए तो यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ। अब देखिए साउथ साउथ पास पास में, तो आपस में क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। क्लियर? अगर आपने बोल दे सर ये डिस्टेंस x है एंड x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, इसकी रेडियस कुछ r1 मान लो, इसकी रेडियस कुछ r2 मान लो। अब मैं पूछूं फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो आप क्या बोलेंगे? सर जी अब हम लूप्स में फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं निकाल रहे हैं, हम दो बार मैग्नेट्स में निकाल रहे हैं। तो ये बार मैग्नेट्स क्या है? दो डाइपोल्स हैं आपके पास में, एक डाइपोल इधर हो गया M1, एक डाइपोल कुछ इधर हो गया M2। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसका क्या होता है? तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को याद कीजिए, वहां पे ऑलरेडी 6 K P1 P2 बाय R क्यूब, तो यहाँ पे K की जगह कितना आ जाएगा? K P1 P2 दैट इज M1 M2 डिवाइड बाय R की पावर 4 आता है एक्सप्रेशन। आप निकाल के देख सकते हैं बेसिक से, तो ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है? तो ये कन्वर्जन आपके पास में जेई एडवांस में पूछेंगे, ज्यादा चांसेस है, मेंस में तो नहीं पूछेगा शायद। ये पूछ रहे तो आप पता होना चाहिए भाई कैसे रिप्लेस करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो कब निकालना है? व्हेन एक्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर। फिर आप क्या ध्यान रखेंगे? डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट का, जो एक आपके पास समीकरण कैरी लूप का था वही मैग्नेटिक मूवमेंट बार मैग्नेट का होना चाहिए। और इसके अलावा और आप डायरेक्शन वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा तो इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बार मैग्नेट वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।